एपिसोड नंबर 56 की स्टार्टिंग होती है और लियान के डैड वहाँ से जाने लगते हैं और वहीं जेफी उनको वहाँ से जाता देख मन में कहने लगती है वो यहाँ पर आए, क्या ये सिर्फ एक संयोग है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में डॉक्यूमेंट रूम दिखाया जाता है जहाँ जेफ्यू और डीन पहुँच जाते हैं और जेफ्यू कहने लगती है इस आग में सिर्फ इतने ही रिकॉर्ड्स बच पाए। अब डीन कहती है हाँ, जो कोई भी रिकॉर्ड्स बच पाए वो यहाँ पर है और हमारे सभी लोग उन फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी एक लेडी डीन के पास आती हुई कहती है इन कुछ साल पहले का डाटा तो कंप्यूटर में सेव है लेकिन 20 साल पहले का डाटा कंप्यूटर में सेव नहीं है और वो सभी रिकॉर्ड्स की फाइल इस आग में जल गई। अब डीन कहती है हाँ ठीक है, मुझे पता है, तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनती ही जेफ्यू हैरानी से कहती है क्या 20 साल पहले की गोद ली हुई सारे रिकॉर्ड्स गायब हो गए। अब डीन कहती है हाँ शायद वो सभी फाइल्स आग के करीब होने के कारण जल गई होंगी। और उनकी ये सब बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है अगर सच में लियान को गोद लिया गया है तो मुझे अब यहाँ से कोई सुराग नहीं मिल पाएगा। और उसे इस तरह देख डीन हैरानी से कहती है क्या हुआ मिस, क्या कोई गड़बड़ है। अब जेफ्यू सर हिलाती हुई कहती है नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और फिर डीन कहती है मिस लियान आज आपने सचमुच बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और आज रात हमारे अनाथालय की कैटरिंग में पकौड़े बनने वाले हैं तो आप उसे जरूर ट्राई करें। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में अनाथालय की कैटरिंग दिखाई जाती है जहाँ पर डीन जेफ्यू से कह रही होती है इस लियान आपके खाना बनाने की स्किल सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और मुझे तो आपको देखकर लगा ही नहीं था कि आप इतना ज्यादा काम कर सकती हो। फिर जेफ्यू कहती है हाँ बचपन से ही मुझे खाना बनाने की बहुत ही ज्यादा उत्सुकता थी तो मैंने इन्हें बनाना सीख लिया। डीन की नजर बाजू में पड़ती है और हैरानी से कहती है वो यहाँ। और रोइंकिंग को वहाँ आता देख जेफ्यू हैरानी से कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब रोइंकिंग कहता है मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और ये देखो मैंने तुम्हारे असिस्टेंट के हाथ में क्या देखा। अब जेफ्यू कहती है हाँ वो मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने ये जैकेट उतार दिया था। रोइंकिंग कहता है तुम। और तभी जेफ्यू कहती है देखो रोइंकिंग मैंने पकोड़े बनाए हैं, इसे ट्राई करो। फिर रोइंकिंग उसको जैकेट पहनाते हुए कहता है हाँ ठीक है और इतनी भी ज्यादा तुम लापरवाह मत बनो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और उसे ऐसा करता देख जेफ्यू ब्लश करते हुए कहती है हाँ और अब चलो रोइंकिंग साथ में पकोड़े खाते हैं। और कैंटीन का सारा खाना बन चुका होता है और एक बच्ची कहती है मुझे खाना चाहिए। जेफ्यू कहती है हाँ मैं तुमको खाना दूंगी लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ क्या तुमने अपने हाथ धोए। वो बच्चे अपने हाथ दिखाती हुई कहती है हाँ मैंने अपने हाथ धो लिए हैं। फिर जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है तो फिर अब तुम ये खाना खा सकती हो। और वो बच्ची खाना देख खुश होती हुई कहती है वाह ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। फिर जेफ्यू रोइंकिंग के पास जाती है और उससे कहती है लिटिल रोइंकिंग क्या तुमने अपने हाथ धोए। इस पर रोइंकिंग उसे कुछ नहीं कहता। और फिर जेफ्यू आगे कहती है जिन बच्चों ने अपने हाथ नहीं धोए हैं वो रात का खाना नहीं खा सकते। तब रोइंकिंग उसे अपने हाथ दिखाते हुए कहता है देखो मैंने अपने हाथ धो लिए हैं। उसे ऐसा करता देख जेफ्यू भी हैरान हो जाती है। और रोइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है तुम्हें सहयोग करने में इतना ज्यादा समय लगता है। वहीं जेफ्यू उसे इस तरह देख स्माइल करते हुए मन में कहती है ये किस तरह की फीलिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस व्यक्ति का हर दिन एक अलग रूप देखती हूँ। और फिर वो उसे खाना परोसती हुई कहती है सर ये लीजिए अब आप खाना खा सकते हैं। और फिर सीन शिफ्ट उत्तरा में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जेफ्यू और रोइंकिंग कार में होते हैं। तभी जेफ्यू कहती है रोइंकिंग जल्दी से कार रोको। फिर रोइंकिंग कार रोकते हुए कहता है जेफ्यू तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो कैंटीन में बहुत सारे पकोड़े खाए थे और तुम्हें क्या फिर से भूख लग गई। तब जेफ्यू कार से उतरती हुई कहती है आखिरकार तुम्हें इस बात की चिंता क्यों है। फिर जेफ्यू जाकर उस रेस्टोरेंट से बाहर आती है और रोइंकिंग से कहती है ये लो रोइंकिंग तुम्हारे लिए डिनर। अब रोइंकिंग हैरानी से कहता है क्या मेरे लिए। जेफ्यू कहती है हाँ तुम्हारे लिए और तुमको वो पकोड़े पसंद नहीं आए ना और तुम्हें भूख लगी होंगी। अब रोइंकिंग कहता है हाँ मुझे उस तरह का खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे बचपन में जब भी फेस्टिवल पर पकोड़े बनाए जाते थे मेरी मॉम उन पकोड़े पर कैंडी की एक लेयर लगाकर मुझे देती थी और कहती थी अगर मैंने ये खा लिया तो मुझे अच्छा भाग्य मिलेगा। मैं उनसे कहता था मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा मॉम। फिर उसके बाद वो सब कुछ मैं खाकर खत्म कर देता था। और उसकी ये सब बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है से अपनी मॉम की याद आ रही है और जब भी मैं अगली बार पकोड़े बनाऊंगी तो उसके ऊपर एक कैंडी की लेयर लगा दूंगी। और फिर जेफ्यू उसकी ओर हाथ आगे बढ़ाती हुई कहती है तुम ये खाना चाहते हो या नहीं, नहीं तो मैं खा लूंगी। तभी रोइंकिंग वो बॉक्स पीछे खींचती हुई कहता है तुमने इसे मेरे लिए खरीदा है तो तुम इसे कैसे खा सकती हो। जेफ्यू नीचे गिर जाती है और उठती हुई कहती है अचानक तुमने ये डब्बा पीछे क्यों खींच लिया। तभी रोइंकिंग
उसे किस करता है और उससे कहता है बस इसीलिए। और फिर जेफ्यू पीछे हट ब्लश करती हुई कहती है तुम अचानक इतने पागल क्यों हो जाते हो। फिर रुइंकिंग आगे कहता है चलो जेफ्यू घर जाने से पहले एक जगह चलते हैं। और फिर वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं और जेफ्यू कहती है वाओ आज रात तो कुछ ज्यादा ही तारे दिख रहे हैं। अब रुइंकिंग कहता है तारों को देखने के लिए ये सबसे अच्छा समय है और इस दौरान ज्यादा आसमान में बादल भी नहीं रहते और ज्यादा तेज हवा भी नहीं चलती और इस वजह से ही हम आसमान में बहुत सारे तारों को आसानी से देख सकते हैं। फिर जेफ्यू कहती है रुइंकिंग क्या वो एक शूटिंग स्टार है। अब रुइंकिंग कहता है अगर तुमको शूटिंग स्टार देखना है तो तुम्हें अपने भाग्य पर निर्भर रहना होगा। अगर जेफ्यू तुमको शूटिंग स्टार देखने को मिला तो तुम उससे क्या मांगोगी। तब जेफ्यू कहती है मैं उससे विश मांगूंगी। और फिर वो मन में कहती है मैं ये चाहती हूँ कि मैं दोबारा ही वही पुरानी जेफ्यू बन जाऊँ और उस दौरान मेरे साथ रुइंकिंग होना चाहिए। और जेफ्यू रुइंकिंग को गले लगाती हुई कहती है आज की ये रात बहुत ही ज्यादा जादुई है और जब भी तुम किसी अनजान जगह पर भाग जाते हो तो तुमको ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे पास एक नई शुरुआत करने का मौका है और अंधेरे में तुम्हें खुद को छुपाने के लिए किसी भारी ताकत की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे पास बस यही है और इसीलिए तुम खुद को गलत समझते हो और तुम पहले जैसे नहीं रहे। और वहीं रुइंकिंग को वो जो कुछ भी कह रही होती है उसे कुछ समझ नहीं आता और फिर जेफ्यू आगे है और फिर दिन होता है और दिन के उजाले में सब कुछ बातें हकीकत बन जाती है। और फिर रुइंकिंग मन में कहता है वो इस वक्त इतनी दुख भरी बातें क्यों कर रही है। और फिर वो उससे हैरानी से कहता है हो सकता है कि तुम दिन के उजाले में बदल सको। कि ये बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है क्या मैं फिर से बदल सकती हूँ, क्या मैं दोबारा ही वही जेफ्यू बन सकती हूँ। लेकिन फिर भी रुइंकिंग तुम लियान के ही हस्बैंड हो ना कि मेरे। और फिर वो उससे कहती है रुइंकिंग क्या तुम मुझे पसंद करते हो। उसकी बातें सुनती ही रुइंकिंग थोड़ा चौंक जाता है और मन में कहने लगता है बेशक जेफ्यू मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसकी मैं इतनी परवाह करता हूँ। लेकिन मैंने ये बात किसी के भी सामने कबूल नहीं किया और मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता। और फिर वो उससे कहता है शायद जेफ्यू तुम और भी अच्छी तरह से प्रयास कर सकती हो। और फिर जेफ्यू मन में कहने लगती है मेरे सवाल का जवाब कहाँ है। और ये वो तो जवाब नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी, सच में ये बहुत ही ज्यादा निराश करने वाला है। और फिर वो पीछे घूमती हुई कहती है नहीं ये अच्छा है और किसी को भी किसी के लिए जिम्मेदार होने की कोई जरूरत नहीं है और ये बात कोई नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा। और अगर हम उन लोगों से मिले जिन्हें हम पसंद करते हैं तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं और अब चलो घर चलते हैं रुइंकिंग। इस पर रुइंकिंग वहाँ शांत खड़ा हुआ होता है और फिर सीन शिफ्ट होकर वो लोग हमें घर पर दिखाए जाते हैं और रुइंकिंग जल्दी जल्दी एंटर होने लगता है और वही आंटी कोई कहती है यंग मास्टर क्या हुआ, क्या यंग मास्टर को कुछ हुआ है। तभी वहाँ जेफ्यू आती हुई उससे कहती है मेरे ख्याल से वो किसी की पर्सनालिटी से नाराज है। और फिर आंटी कोई आगे कहती है यंग मास्टर जब बच्चे थे तो तब उन्होंने किसी से भी बहस नहीं की और इससे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने सोचा कि वो उन लोगों से वो अच्छे नहीं है और इसीलिए वो खुद से ही नाराज है। जब मैडम थी तो वो यंग मास्टर को दिलासा देती थी लेकिन अब उनकी ये सब बातें जेफ्यू बड़े ध्यान से सुनती है और फिर वो उनसे हैरानी से कहती है आंटी कोई क्या रात का कुछ खाना है। और फिर जेफ्यू बॉल में लेकर रूम में एंटर होती है और टेबल पर रखती है और रुइंकिंग हैरानी से कहता है क्या। तब जेफ्यू से कहती है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। और ये कहती है वो धीरे धीरे फुचिनचिन की ओर आगे बढ़ने लगती है और जेफ्यू रुइंकिंग के पास जाकर उसे गालों पर किस करती है और कहने लगती है मेरे छोटे दोस्त रुइंकिंग क्या तुमने अपनी फीलिंग्स के साथ एक सीन बना लिया है। तब रुइंकिंग अपने गाल पोंछती हुई कहता है हाँ और उसे ऐसा कहता देख जेफ्यू हंसती हुई कहती है वाओ। रुइंकिंग कहता है तो क्या। और फिर तभी जेफ्यू उसके गालों को थपथपाती हुई कहती है रुइंकिंग तुम सच में कितने ज्यादा प्यारे हो और कोई बात नहीं अगर तुम्हें खुद पर गुस्सा आ रहा हो तो, लेकिन तुम्हारी ये मुस्कुराहट सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और वहीं जेफ्यू को ये सब करता देख रुइंकिंग ब्लश करने लगता है और फिर वो उसके हाथ नीचे करता है और उसे दीवार की ओर पुश करता है और कहता है जेफ्यू ये सब तुम्हारी वजह से ही है। फिर जेफ्यू कहती है क्या क्या तुमने इसे अपने साथ लिया। फिर रुइंकिंग हंसती हुई कहता है चलो ठीक है कल एक चैरिटी कार्यक्रम है तो चलकर सो जाते हैं। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है।
और फिर सीन शिफ्ट टू में नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों उस कार्यक्रम में पहुँच जाते हैं और जेफ्यू कहने लगती है रुइंकिंग इस चैरिटी कार्यक्रम में बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटीज आए हैं, है ना? और रुइंकिंग तुम्हें क्या लगता है कि मेरे फेवरेट फेल वो भी यहाँ आया होगा? उसकी ये बातें सुन रुइंकिंग मन में कहने लगता है क्या फेवरेट, और फिर वो तभी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है जेफ्यू अब सीरियस हो जाओ, हमारी टर्न आने ही वाली है। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है, और फिर कोई कहता है आइए अब हम स्वागत करते हैं मिस्टर रुइंकिंग और उनकी वाइफ का। और इसी के साथ वहाँ पर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। वहीं कार के अंदर जेफ्यू कहती है चलो रुइंकिंग अब हमारी बारी है। और फिर जेफ्यू कार से नीचे उतरती है और कांपती हुई कहने लगती है ओ माय गॉड यहाँ पर कितनी ज्यादा ठंड है। और उसे इस तरह देख रुइंकिंग उसे जैकेट पहनाते हुए कहता है चलो एक साथ एक ही अंदाज में हम इस कारपेट पे चलते हैं। ये सुन जेफ्यू हल्की सी चौंकती है और वहाँ खड़े पापाराजी उन लोगों की फोटो खींचने लगते हैं। और जेफ्यू रुइंकिंग से कहती है रुइंकिंग तुमने ज्यादा कपड़े नहीं पहने हुए हैं, तुम्हें ठंड लग जाएंगी। तब रुइंकिंग कहती है एक अच्छी लड़की बनो और इसे पहने रखो, कुछ ही मिनट की बात है। और फिर वो दोनों जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद जेफ्यू फोन चेक करती है जहाँ न्यूज छपी हुई होती है हमें आज यहाँ सबसे फेमस कपल दिखाई दिया। मिस्टर रुइंकिंग को अपनी वाइफ की हेल्थ की बहुत ही ज्यादा चिंता है, इसलिए उन्होंने पापाराजी को इग्नोर कर दिया और फटाफट वो अंदर चले गए। और अपनी ये न्यूज देख जेफ्यू कहने लगती है अभी अभी तो ये शुरू हुआ है और हमारी पहले ही खबर छप गई। फिर वो रुइंकिंग से कहती है रुइंकिंग ये सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से मैं इस तरह दिख रही हूँ, तुम्हारी ही वजह से मेरी ये ड्रेस लाइमलाइट में नहीं आ पाई, तुम्हारे जैकेट के साथ मेरी इस तरह की फोटो पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी है। और फिर रुइंकिंग कहता है उन सभी को इस बारे में पता चल ही गया कि तुम कितनी ज्यादा बदसूरत दिखती हो और मैं तो बहुत ही ज्यादा अनोखा आदमी हूँ जिसकी तुमको प्रशंसा करनी चाहिए। उसकी बातें सुन जेफ्यू अजीब सा मुंह बनाती हुई कहती है क्या ही बकवास है। और तभी जेफ्यू हल्का सा चौंकती है और मन में कहने लगती है एक मिनट रुको, उसने तो फोन की तरफ एक नजर देखा भी नहीं तो उसे कैसे पता है कि पापाराजी ने क्या लिखा। उसने कारपेट पर जो कुछ भी किया क्या वो सिर्फ दिखावे के लिए था। और मन में ये सब कहते हुए वो रुइंकिंग को बड़े ध्यान से देखने लगती है। तभी रुइंकिंग खुद को उसको इस तरह देखता देख कहने लगता है क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? और वहीं जेफ्यू मन में कहने लगती है लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही अज्यूम कर रही हूँ। और फिर तभी जेफ्यू की नजर एक महिला पे पड़ती है और उसकी ओर इशारा करती हुए कहती है तुम उस लड़की को देखो, बहुत ही देर से वो तुम पर नजरें गड़ाई हुई है, क्या तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे? और फिर रुइंकिंग हैरानी से उसकी ओर देखता है और जेफ्यू से कहता है क्या हुआ, क्या तुमको जलन हो रही है? तब जेफ्यू हंसती हुई कहती है सच में रुइंकिंग तुम बहुत ही ज्यादा सोचते हो। उसकी ये बातें सुनते ही रुइंकिंग गुस्सा करने लगता है और फिर वो उस लड़की की ओर देखता है और स्माइल करने लगता है। और वहीं खड़ी वो लड़की कहने लगती है वाओ वो कितना ज्यादा हैंडसम है। और वहीं जेफ्यू ये सब देख मुंह बनाती हुई कहती है ये सब कितना ज्यादा बचकाना है। और फिर तभी जेफ्यू की नजर एक लड़के पे पड़ती है और उसे देख खुश होती हुई कहती है रुइंकिंग रुइंकिंग उस साइड देखो, वो तो फील यूजिंग है, मेरा फेवरेट सुपरस्टार। ये पहली बार है जब मैं उसको इतना करीब से देख रही हूँ, वो कितना ज्यादा हैंडसम है ना, और उसका फिगर इतना ज्यादा अच्छा है कि मन कर रहा है कि जाकर मैं उसको झपट लूं। ये सुन रुइंकिंग कहता है क्या तुम उस पर झपटोगी? फिर जेफ्यू हंसती हुई कहती है हाँ बस मैं एक बार उसको जाकर गले लगाना चाहती हूँ और इसी के साथ साथ मैं उसको अपनी पेंटिंग के लिए एक मॉडल भी बनाना चाहती हूँ, वो भी नेकेड। उसकी ये बातें सुनती ही जेफ्यू उसे धकेलता है और मुंह फुला लेता है और उसे ऐसा करता देख जेफ्यू कहती है क्या कर रहे हो तुम, क्या तुमको बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है? और फिर जेफ्यू रुइंकिंग के सर पर हाथ थपथपाते हुए कहती है ठीक है रुइंकिंग तुम्हारा फिगर उससे कहीं बेहतर है और तुम उससे कहीं ज्यादा हैंडसम हो। और वहीं रुइंकिंग स्माइल कर मन में कहने लगता है मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। और वहीं जेफ्यू उसे इस तरह देख ब्लश करती हुए कहने लगती है सच में रुइंकिंग तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। अब मजाक बहुत हो गया, अब मैं वॉशरूम जा रही हूँ। और जेफ्यू वॉशरूम जाकर वापस आने लगती है तभी वो किसी से टकरा जाती है और कहती है मुझे माफ करिएगा। और वहीं सामने फुई लुईज होता है और वो भी कहता है मुझे माफ करिएगा। और जेफ्यू अपने सामने फ्यूलूज को देख खुश होती हुई मन में कहने लगती है वाओ मैं तो फ्यूलूज से टकरा गई, सच में मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। और फ्यूलूज उसे वहाँ देख हैरानी से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उसके मुँह से ये बातें सुन जेफ्यू चौंकती हुई मन में कहने लगती है क्या लुओ फूज मुझे जानता है? फिर जेफ्यू हैरानी से कहती है तभी वहाँ एक लड़की भागती हुई आती हुई कहती है फ्यूलूज वो मिस्टर
रुइंकिंग की पत्नी मिस लियान है। ये सुन फ्यूलूज थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फ्यूलूज जेफ्यू से कहने लगता है, मैडम प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैंने गलती से आपको और कोई समझ लिया। तब जेफ्यू से कहती है ठीक है कोई बात नहीं। और फिर वो लड़की कहती है, मैडम हमें माफ करिएगा, हमें हमारा शेड्यूल को कैच करना है तो हम आपको और ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और वहीं जेफ्यू मन में कहने लगती है, या उसने मुझे कोई गलत व्यक्ति समझ लिया, आखिरकार उसके कहने का मतलब क्या था। और फिर रुइंकिंग कहता है तुम वापस आ गई। तब जेफ्यू कहती है हाँ। फिर रुइंकिंग आगे कहता है वैसे तुम्हें आने में इतना समय क्यों लग गया, क्या कुछ हुआ। तब जेफ्यू उससे कहती है वो। और फिर वो मन में कहने लगती है लुओ फूज का वो बर्ताव, एक बार जब उसे पता चला कि मैं कौन हूँ तो उसका जो रिएक्शन था वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। और वहीं रुइंकिंग उसे लगातार देख रहा होता है और फिर वो खड़े होते हुए कहता है चलो घर चलते हैं। और उसे जाता देख जेफ्यू उससे कहती है तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना चाहिए। तब रुइंकिंग उससे कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा बोर कर रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों वापस मेंशन पहुंच जाते हैं जहाँ पर जेफ्यू रुइंकिंग से कह रही होती है, रुइंकिंग तुम्हें क्या लगता है कि फ्यूलोज ये बात जानता है कि लियान कहाँ है। इसकी बातें सुन रुइंकिंग हैरानी से कहता है क्या फ्यूलोज। फिर जेफ्यू उससे कहती है हाँ मैं उससे टकराई और उसने मुझे कोई और समझा और उसने मुझे देखकर जिस तरह रिएक्ट किया तो उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानता है। मुझे पता लगाना होगा और उसकी जांच करनी होगी। मुझे लगता है कि मुझे लियान के बारे में जरूर कुछ सुराग मिलेगा और मुझे लगता है कि जरूर उसे लियान के बारे में कुछ पता है और इस सब से हमें लियान के बारे में सुराग मिल सकता है। फिर रुइंकिंग कहता है अगर ऐसा है भी तो क्या हुआ। फिर जेफ्यू कहती है क्या हुआ से तुम्हारा क्या मतलब है, उसे ढूंढकर वापस लाओ और हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस जा सकते हैं। अगर हम उसको वापस लाने में कामयाब भी हुए तो तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस जा पाएंगे। तब जेफ्यू हैरानी से कहती तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब रुइंकिंग कहता है लियान वापस आ जाएंगी और इस परिवार की बहू बन जाएंगी और तुम वापस जेफ्यू बन जाओगी है ना। और फिर जेफ्यू कहती है तो क्या ये सही नहीं रहेगा, मुझे उसके नाम पर जिंदगी नहीं जीनी है, मेरी अपनी एक जिंदगी है। और फिर वो मन में कहने लगती है डैड अभी भी जेल में है और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं वापस आकर उनकी बेल करवाऊंगी। फिर जेफ्यू उससे कहती है रुइंकिंग क्या तुम ये नहीं चाहते कि लियान वापस आए। मैं ये बात अच्छी तरह से समझती हूँ कि वो शादी से भाग गई है और वापस आने के बाद वो तुम्हारे साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट नहीं कर पाएंगी। और अगर हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले जाते हैं तो तुम्हारा जो प्लान है वो पूरी तरह से फेल हो जाएगा, मैं ये समझती हूँ। हम दोनों इतने समय से एक साथ रहते आ रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझने लगे हैं। और फिर रुइंकिंग आगे कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा। और रुइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है सहयोग के लिए तुम्हें लियान को ढूंढने के बजाय ये सब ऐसे ही चलने देना चाहिए। उसकी बातें सुन वही जेफ्यू मन में कहने लगती है उसे नाटक करने के लिए एक फीमेल की जरूरत है और मैं वो काम अच्छी तरह से कर रही हूँ और हम दोनों ही बहुत ही अच्छी तरह से नाटक कर रहे हैं जिससे हम दोनों को ही फायदा हुआ है, तो वो मुझे बदलने की बात पे सहमत क्यों होगा भला। और फिर जेफ्यू हैरानी से उससे कहती है और फिर तब क्या। और फिर वो दोबारा मन में कहने लगती है मुझे ये लगता है कि वो लियान को इसलिए नहीं ढूंढना चाहता क्योंकि वो मुझे पसंद करने लगा है। और फिर रुइंकिंग उसके पास आता है और उसके चेहरे को छूते हुए कहता है तुम रो मत। और फिर जेफ्यू पीछे हटती है और उससे कहती है मैं रोने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करना है क्योंकि मैंने इसके लिए तुमसे पैसे लिए हैं और मेरा इस्तेमाल करने का तुमको पूरा अधिकार है। रुइंकिंग कहता है लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम रोने वाली हो और अगर ऐसा ही है तो तुम चिल्लाकर क्यों नहीं रोती जैसे कि बाकी नॉवेल्स में लिखा होता है। तब जेफ्यू हैरानी से कहती क्या नॉवेल्स। फिर रुइंकिंग आगे कहता है मुझे ये बात स्वीकार करना होगा कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा है वो सही है, लेकिन इसे मुझे समझने के लिए कुछ समय चाहिए। दरअसल बात ये है कि मैं लियान की तलाश में था लेकिन मैं उसे पाने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन इस सब का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि लियान वापस आए। मैं बस ये नहीं चाहता था कि हम दोनों की अभी जिस तरह की लाइफ चल रही है उसमें और कोई प्रॉब्लम आए। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है
हम उसे अच्छी तरह से बैलेंस कर सके। फिर जेफ्यू हैरानी से कहती है किस तरह से बैलेंस करना। तभी रोइंकिंग उसका हाथ खींचते हुए कहता है बैलेंस से मेरा ये मतलब है कि लियान जिस तरह का जीवन जी सकती है उसे वो जीना चाहिए, और ये सब हो जाने के बाद तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकती हो और वापस जेफ्यू बन सकती हो, और तब मैं अपने रास्ते चले जाऊंगा। और फिर जेफ्यू हैरानी से कहने लगती है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और फिर वो मन में कहने लगती है रोइंकिंग का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसे एहसास होता है और वो ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है क्या उसका मतलब ये है कि वो मुझे पसंद करता है। और उसे इस तरह ब्लश करता देख रोइंकिंग भी बाजू में देख ब्लश करने लगता है। और फिर वो मन में कहने लगता है अरे नहीं, मैंने गलती से सारा सच उगल दिया। और फिर वो उससे कहता है और इसीलिए फ्यूचर में तुम लियो फ्यूज से दूरी बनाए रखो। और फिर जेफ्यू अजीब सा मुंह बनाती हुई कहती है तो क्या तुम्हें उससे जलन हो रही है। तब रोइंकिंग कहता है हाँ, और मेरे सामने तुम उसका जिक्र भी मत करो। और फिर तभी जेफ्यू रोइंकिंग को किस करने लगती है और उससे कहती है हाँ ठीक है। और जेफ्यू रोइंकिंग से कह रही होती है और साई के बारे में क्या, ऐसा लगता है कि वो लियान का पहला प्यार है। और फिर रोइंकिंग हैरानी से कहता है क्या वांग शियाई, उसका इससे क्या लेना देना। और फिर जेफ्यू कहती है रोइंकिंग क्या तुम्हें वो समय याद है जब मैं लियान के वो स्कूल के सम्मेलन में गई थी, तब मुझे वहाँ वांग शियाई मिला था और तब मुझे पता चला कि उसके और लियान के बीच में कुछ रिश्ता था। फिर रोइंकिंग हैरानी से कहता है तो क्या तब वहाँ पर तुम दोनों अकेले में मिले थे और अब आगे से तुम दोबारा वांग शियाई से नहीं मिलोगी, ठीक है। और फिर जेफ्यू उससे दूर होते हुए कहती है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसके रेस्टोरेंट में जाकर पनीर और अंडा खाना चाहती हूँ और मैंने तो कल रात का टेबल भी बुक करवा लिया है उसके रेस्टोरेंट में। और वहीं रोइंकिंग उसकी ये सब बातें सुन चौंक जाता है। और फिर जेफ्यू आगे कहती है मास्टर रोइंकिंग, मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी प्यारी वाइफ को उसका पसंदीदा खाना खाने से नहीं रोकेंगे, है ना। और वैसे भी आप दुनिया के सबसे बेस्ट पति हो। उसकी ये सब बातें सुन रोइंकिंग को गुस्सा आ रहा होता है और वो झूठ मूठ का मुस्कुराते हुए कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ चलूंगा। तभी रोइंकिंग के फोन पर वांग शियाओ का कॉल आने लगता है और ये देख रोइंकिंग गुस्सा होने लगता है और कहता है मैं ज्यादा से ज्यादा उसे रोक सकता हूँ कि वो रेस्टोरेंट ना आए। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। वहीं सामने वांग शियाओ खड़ा होता है और उन दोनों से कहता है आप दोनों का स्वागत है। और फिर जेफ्यू कहती है हेलो वांग शियाई। और वहीं रोइंकिंग उसे बड़ी गुस्से वाली नजरों से देखते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर मत आना। वहीं वांग शियाई को कुछ समझ नहीं आता और फिर वो हैरानी से कहता है आखिरकार इसका क्या मतलब है, मैं अपने रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आऊंगा भला। और फिर जेफ्यू हिचकिचाती हुई कहती है मुझे ये सब के लिए माफ करना, मेरे पति थोड़े इम्यूच्योर है। वहीं वांग शियाई हंसते हुए कहता है हाँ मुझे पता चल गया रोइंकिंग को जलन हो रही है ना। और वहीं उसको खुद पर हंसता देख रोइंकिंग को अच्छा नहीं लगता और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो। वांग शियाई कहता है हाँ प्लीज अंदर आइए। और फिर रोइंकिंग और जेफ्यू सीट पर बैठ जाते हैं और वांग शियाओ जेफ्यू के पास आकर उसे मेन्यू देते हुए कहता है आज के मेन्यू में आप क्या पीना पसंद करेंगे। तब जेफ्यू से कहती है मुझे मिक्स एप्पल विनेगर चाहिए। और वहीं उसकी ये बातें सुन रोइंकिंग चौंक जाता है और फिर वांग शियाई कहता है हाँ ये निश्चित रूप से है हमारे पास, और इसके अलावा और आप क्या लेना चाहेंगी। फिर रोइंकिंग उससे कहता है बस बहुत हो गया, हमें यही चाहिए, तुम अपनी बकवास करना बंद करो। अब वांग शियाई हंसते हुए कहता है हाँ ठीक है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है मैं जाकर इसे तैयार करता हूँ, बस तुम लोग कुछ देर रुको। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद रोइंकिंग भी खड़े होते हुए कहते मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है। और वांग शियाई एक लड़की से कह रहा होता है प्रिटी गर्ल क्या आप यहाँ पर अकेली हो, और ये रहा आपका ऑर्डर। तब वो लड़की उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया। तभी उसे कोई खींचता है और फिर वो पीछे देखते हुए कहता है हे रोइंकिंग तुम ये क्या कर रहे हो। तब रोइंकिंग उससे कहता है अपनी बकवास करना बंद करो। और फिर वो उसे खींचकर दूसरे रूम में ले जाने लगता है। और वहीं वांग शियाओ कह रहा होता है मैं अंदर नहीं जाना चाहता, मैं अभी भी सिंगल हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि हम दोनों के बारे में अफवाहें फैले। और फिर रोइंकिंग डोर क्लोज कर देता है और उससे कहता है निश्चिंत रहो, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और फिर वांग शियाई आगे कहता है तो फिर तुमने मुझे यहाँ अंदर रूम में क्यों खींचा, और वैसे भी मैंने उसे बस कुछ ही देर तक देखा, तो क्या तुम इससे नाराज हो गए हो। और फिर आगे रोइंकिंग कहता है क्या तुम ये बात जानते हो कि लियान कहाँ है। उसकी मुँह से ये बातें सुन वांग शियाई हैरानी से कहता है तो क्या तुम ये बात जानते हो कि वो लियान नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि तुमको पहले ही दिन पता चल गया
किया था कि वो लियान नहीं है, तो फिर तुमने इस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उससे प्यार करने लगे हो? फिर रुइंकिंग बाजू में देखते हुए कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वांगशाई आगे कहता है तुम दिखावा करना बंद करो। जब तुम यहाँ एंटर हुए, जब मैंने देखा तुम जलन की भावना से भरे हुए थे। तुम्हारे उस रिस्पॉन्स से साफ पता चलता है कि तुम उसे पसंद करते हो, और कौन ही होगा जो तुम्हारा वो रिस्पॉन्स देखने के बाद इस पर विश्वास करेगा कि तुम उसे पसंद नहीं करते। और मैंने उसके साथ कुछ बातचीत की है, तो मुझे ये साफ पता चल गया कि वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। और वो लड़की बिल्कुल हवा में उड़ती पतंग की तरह है, लेकिन उसकी डोर तुम्हारे हाथ में नहीं है। और अगर तुमने जल्द से जल्द अपनी फीलिंग्स उसके सामने स्वीकार नहीं की, और जब वो चली जाएंगी तो तुमको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और फिर तब तुम मुझको दोष मत देना कि मैंने तुमको आगाह नहीं किया। उसकी सब बातें सुन रुइंकिंग कहता है और फिर वो मन में कहने लगता है हाँ, जेफ्यू एक पागल लड़की है, और जब वो ये सबसे थक जाएंगी तो वो ये सब छोड़कर आगे बढ़ जाएंगी, और तब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो आगे कहता है तो अब शायद मुझे अपनी फीलिंग्स उसके सामने रखने के लिए एक सही समय का इंतजार करना होगा। और फिर रुइंकिंग जेफ्यू के पास वापस जाता है, और वहीं जेफ्यू खाते हुए उससे कहती है तुम वापस आ गए, हालांकि मैंने खाना खा लिया है, लेकिन फिर भी मैं आखिरी खाना तुमको नहीं दे रही। रुइंकिंग उससे कहता है हाँ ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर वो आगे बढ़ जेफ्यू के मुंह पे लगा खाना खाते हुए कहता है का स्वाद तो कहीं बेहतर था। और उसे ऐसा करता देख जेफ्यू ब्लश करते हुए कहती है तुमने वो खाना खा लिया जो मैं खाने वाली थी। उसे इस तरह देख रुइंकिंग उससे कहता है तुम्हारा इस तरह का रिएक्शन। अब जेफ्यू भड़कती हुए कहती है तो तुम्हारे हिसाब से मुझे किस तरह का रिएक्शन देना चाहिए? और रुइंकिंग बैठते हुए कहता है नॉवेल्स में इस तरह की सिचुएशन पे फीमेल लीड शर्माती है और चिल्लाती है, लेकिन तुम खुद को देखो, तुम्हारा ये किस तरह का रिएक्शन था? तब जेफ्यू उससे कहती है ये रियल लाइफ है, ना कि कोई नॉवल। फिर रुइंकिंग आगे कहता है तो क्या तुम कम से कम ये सब करने का दिखावा तो कर ही सकती हो ना? वैसे भी कुछ दिनों में छुट्टी आने वाली है, तो तुमको अपने काम के हिसाब से उसको व्यवस्थित करना चाहिए। उसकी ये बात सुनती ही जेफ्यू खुश हो जाती है और कहती है वाओ, तो हम कहाँ घूमने जाने वाले हैं? और क्या हम लोग घूमने के लिए विदेश जा रहे हैं? और क्या मैं सचमुच छुट्टियाँ मना सकती हूँ? क्या मैं घूमने जाने के लिए तैयारी शुरू कर दूँ? और क्या हम वहाँ पर होटल में रुकने वाले हैं? और वहीं रुइंकिंग उसकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगता है मेरे रोमांटिक जेस्चर को देखने के बाद भी उसे एक्साइटमेंट नहीं हुई, और इसके अलावा छुट्टी की बात सुनकर उसे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और फिर वो आगे उससे कहता है मेरे पास एक आइलैंड है और वहाँ पर विला भी है, और वहाँ के विला का बटलर हमारा टूर गाइड बनेगा। ये बातें सुन जेफ्यू कहती है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो बहुत ही ज्यादा अमीर हो। फिर वो बैठते हुए कहती है तो फिर मुझे बस अब इतना जानना है कि हम कब निकल रहे हैं, और वैसे अचानक तुम्हारे मन में छुट्टी का ख्याल कैसे आया? अब रुइंकिंग उससे कहता है ये हमारा हनीमून होगा, हमें कभी मौका नहीं मिला, लेकिन संयोग से ये शादी का अंत है और मेरे पास अभी समय है। इसकी ये बातें सुन जेफ्यू उससे कहती है रुइंकिंग क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मीडिया कहेगा कि शादी होने के बावजूद भी तुम हनीमून पर नहीं गए, तुम्हें सिर्फ बिजनेस की पड़ी थी? तब रुइंकिंग कहता है हाँ शायद। और फिर वो मन में कहने लगता है मैं इन छुट्टियों के मौके पर मैं अपनी फीलिंग्स उसे बता सकता हूँ। और फिर वो आगे उससे कहता है लेकिन मीडिया उस आइलैंड तक हमारा पीछा नहीं कर पाएगा और तुम उस आइलैंड पर अच्छी तरह से आराम कर पाऊंगी। फिर जेफ्यू से कहती है तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं वहाँ पर जेफ्यू बनकर रह सकती हूँ? तब रुइंकिंग उससे कहता है हाँ, छुट्टियाँ सिर्फ हम दोनों के लिए है, तो तुम्हें जो बनना है तुम वो बन सकती हो। तब जेफ्यू कहती है क्या सच में? फिर रुइंकिंग कहता है हाँ, एयरप्लेन की टिकट के लिए लियान की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अलावा तुम किसी भी जगह अपनी पहचान का इस्तेमाल कर सकती हो। हनीमून रुइंकिंग और जेफ्यू का होगा। और फिर वो ब्लश कर मन में कहने लगता है एक ऐसी जगह जहाँ हमें पहचानने वाला कोई नहीं होगा, और रोमांस के लिए इस तरह की जगह बेस्ट है। वहीं जेफ्यू एक्साइटमेंट से इतनी ज्यादा खुश होती है कि रुइंकिंग की उसने आखिरी शब्द सुने ही नहीं, और फिर वो जाकर रुइंकिंग को किस करते हुए कहती है रुइंकिंग तुम सच में कमाल के हो। और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है तो फिर रुइंकिंग मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचकर पैकिंग शुरू करनी चाहिए। और वहीं रुइंकिंग हैरानी से मन में कहता है क्या बस इतना ही? क्या मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? और हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ रुइंकिंग और जेफ्यू हमें प्लेन में दिखाए जाते हैं, और रुइंकिंग जेफ्यू को देख हैरानी से कहता है क्या हुआ, क्या तुमको अच्छा फील नहीं हो रहा है? तब जेफ्यू से कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्या है ना कि मैं प्लेन में पहली बार बैठ रही हूँ तो इसलिए मुझे घबराहट हो रही है। और फिर रुइंकिंग उसका हाथ पकड़ती
करते हुए कहता है तो क्या तुम्हें डर लग रहा है, और फिर वो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। और फिर जेफ्यू अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, अगर इस प्लेन ने उड़ान भरी और फिर ये जाकर कहीं क्रैश हो गया तो तब तुम्हारे हाथ पकड़ने का क्या फायदा। की ये बातें सुन रिंकिंग हैरानी से कहता है क्या, और फिर जेफ्यू ईयरबड्स पहनते हुए कहती तुम्हारा हाथ पकड़ने से बेहतर तो ये है कि मैं कोई हॉरर फिल्म देख लूं, वो ज्यादा बेहतर होगा, इससे मेरी घबराहट भी कम हो जाएंगी। उसकी ये सब बातें सुन रिंकिंग मन में कहने लगता है, लेकिन नॉवेल्स में तो लिखा था कि हाथ पकड़ने से रोमांटिक माहौल बनता है, लेकिन ये लड़की तो पूरी तरह से पागल है। और फिर प्लेन टेक ऑफ होता है और हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ रिंकिंग नॉवेल्स पढ़ रहा होता है और वहीं जेफ्यू हॉरर फिल्म देख रही होती है। और तभी रिंकिंग कांपने लगता है और तभी जेफ्यू की नजर उस पे पड़ती है और उसे इस तरह देख वो से कहती है, रिंकिंग ये हॉरर फिल्म अकेले देखना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, चलो एक साथ देखते हैं। फिर जेफ्यू उसे ईयरबड्स देती है और उस हॉरर फिल्म की आवाज सुनते ही रिंकिंग पूरी तरह से कांप जाता है। और वहीं जेफ्यू उसे इस तरह देख हंसते हुए कहने लगती है, रिंकिंग मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हॉरर फिल्म से इतने ज्यादा डरते हो। और फिर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, ठीक है रिंकिंग डरो मत, मैं हूँ ना यहाँ। और फिर रिंकिंग मन में कहने लगता है, मैंने ऐसा फील कभी नहीं किया, मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता था कि फिल्म देखना समय की बर्बादी है। और फिर वो उससे कहता है, अब मुझे डर नहीं लग रहा। और फिर वो मन में कहने लगता है, अब मुझे एहसास हुआ कि जिस पर्सन को मैं पसंद करता हूँ उसके साथ एक ही रूम में फिल्म देखना सच में बहुत ही ज्यादा आरामदायक बात होगी। फिर प्लेन लैंड हो जाता है और वो दोनों प्लेन से उतर जाते हैं और जेफ्यू आगे बढ़ते हुए कहती है, आखिरकार हम पहुंच ही गए। और वहीं पीछे रिंकिंग उससे कहते है, ध्यान से देखो कि तुम कहाँ जा रही हो। और वहीं जेफ्यू आगे बढ़ते हुए कहती है, आखिरकार अब हमारी छुट्टियाँ शुरू होती है और यहाँ तक कि यहाँ की हवा में भी समुद्र की महक है और ये महक आजादी की महक है। और अब आखिरकार मैं जेफ्यू बनकर घूम सकती हूँ। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और वहाँ खड़े लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तभी रिंकिंग उसके पास आकर उससे कहता है, ठीक है मैं ये बात जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन शांत रहो, देखो कहीं तुम खो ना जाओ। अब जेफ्यू से कहती है, हाँ ठीक है। और फिर रिंकिंग मन में कहने लगता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक पिता अपनी बेटी को छुट्टियों पर घुमाने लाया हो, या यही उसका असली जेफ्यू वाला रूप है। और जेफ्यू रिंकिंग से कह रही होती है, रिंकिंग हम हमारे आवास तक कैसे पहुँचेंगे। फिर रिंकिंग उसके सर पर हाथ थपथपाते हुए कहता है, ड्राइवर पहले ही हमारा इंतजार कर रहा है। और फिर वो मन में कहने लगता है, सच में वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तरा में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों मार्केट घूमने आए हुए होते हैं और वहीं जेफ्यू आगे बढ़ कह रही होती है, हमने हमारा लगेज खोला और शावर भी ले लिया और अब हमारा खाना खाने का समय हो गया है। तब रिंकिंग कहता है, हाँ। फिर जेफ्यू कहती है, रिंकिंग तुम्हारा काम रहेगा कि तुम मेरी फोटो क्लिक करना और मेरा काम रहेगा कि मैं खाना खाऊंगी, तो इससे हमारा काम बढ़ जाएगा। और फिर रिंकिंग जेफ्यू की खाते हुए फोटो क्लिक करता है और फिर जेफ्यू अपनी फोटो देखते हुए कहती है, मैं इन फोटोज को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हुई, मुझे नहीं पता था कि रिंकिंग तुम फोटो क्लिक करने में इतने ज्यादा बढ़िया हो। अब रिंकिंग उससे कहता है, जिस पर्सन की फोटो क्लिक की जा रही है वो पर्सन इतनी ज्यादा खूबसूरत है तो उसकी फोटो तो बढ़िया आएंगी ही। की बातें सुन जेफ्यू हल्की सी चौंकती है और ब्लश कर उससे कहती है, फूजिन चेन अब जबकि हमने खाना खा लिया है तो हम समुद्र तट पर चलते हैं और वहाँ पर घूमने से हमारा पेट भी सही रहेगा। और फिर वो दोनों हमें बीच पर दिखाए जाते हैं जहाँ फूजिन चेन और यान एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी जेफ्यू उससे कहती है, रिंकिंग सच में मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, ये फिर से स्कूल जाने जैसा ही है। अब रिंकिंग कहता है, तो क्या तुम जब स्कूल में थी तो जब तुम घूमने जाया करती थी तो क्या तुम्हारे हाथ में किसी का हाथ हुआ करता था। जेफ्यू कहती है, हाँ बेशक, जब मैं कॉलेज में थी तब मैं एक रिलेशनशिप में थी, वो समय तो पूरी तरह से लापरवाह होने का समय था और उस समय जैसे ही क्लास खत्म हो जाती थी तो मैं स्केच बनाने के लिए मैं अपने सीनियर के साथ निकल पड़ती थी और फिर हम ब्लू मून बीच पर जाया करते थे और मेरे हाथ में ड्राइंग बोर्ड हुआ करता था और हम बीच के किनारे साथ में चला करते थे। फिर रिंकिंग कहते है, तो क्या वो व्यक्ति वही था जिसने तुम्हारी वो पेंटिंग बनाई थी। ये सुनते ही जेफ्यू रुकती हुई कहती है, हाँ, और मुझे याद है एक बार मैंने अपने सीनियर के स्केच पर जूस गिरा दिया था और फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनके लिए मॉडल बनूं। अब रिंकिंग कहता है, तो क्या तब तुमको वो छोटा आदमी पसंद आया और फिर उसके बाद क्या हुआ। तब जेफ्यू कहती है, और फिर बाद में उन्होंने मेरी एक ड्राइंग बनाई और उस ड्राइंग पर अपने सिग्नेचर किए। फिर वो उस पेंटिंग को लेकर एक कंपटीशन में गए और उस पेंटिंग के साथ वो
वो कंपटीशन जीत गए। कि ये बातें सुन रुइंकिंग मन में कहने लगता है, तो क्या तब वो मुझे अपने अतीत से रूबरू करा रही थी? तो क्या इस बात का ये प्रमाण है कि हम पहले से एक दूसरे के एक कदम और करीब आ गए हैं? और फिर जेफी रुइंकिंग को खुद से दूर करते हुए कहती है, तुम्हें मुझे सांत्वना देने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत ही पहले की बात है और मैं इस बात से अब पूरी तरह से उबर चुकी हूँ। और जेफी की बातें सुन रुइंकिंग मन में कहने लगता है, उसने 3 साल पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि उसे 3-4 साल ही हुए हैं और वो ये सबसे इतनी जल्दी उबर गई। और फिर रुइंकिंग हैरानी से उससे कहता है, तो क्या तुमने इसी वजह से ड्राइंग बनाना बंद कर दिया? अब जेफी कहती है, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। जब बात मास्टर की रेपुटेशन पे आई तो मैंने उस सीनियर को माफ कर दिया, लेकिन मेरे डैड इसके लिए तैयार नहीं थे और वो मुझसे एक एग्जीबिशन स्टार्ट करने के लिए पैसा मांगा करते थे ताकि वो मेरे टैलेंट को लोगों के सामने रख सके। लेकिन इस सबसे पहले ही हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई और हमारे पैसे खत्म हो गए और एग्जीबिशन लाइमलाइट में नहीं आ पाया और हम कर्जे में दब गए। फिर रुइंकिंग कहता है, तो क्या तुमने बाद में कर्ज चुकाने के लिए इस रास्ते को चुना? तब जेफी कहती है, कर्ज चुकाना तो और भी ज्यादा बुरा है और तब तुम ठीक से सो भी नहीं पाते और न ही खाना खा पाते हो। और फिर हमें पास्ट का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जेफी कह रही होती है, ऑयल पेंटिंग बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत और समय लगता है, तो इसीलिए मुझे हेल्दी रहना होगा, तो इसीलिए तुम मुझे ये दे दो। तब डैड गुस्से से उससे कहते, बुरी लड़की, तुम खाने के लिए अपने डैड से कैसे लड़ सकती हो? और तभी कोई गेट खटखटाने लगता है और कर्जदारों ने हमारे पीछे कुछ लोग लगा दिए ताकि वो हमसे पैसे निकलवा सके। वहीं वो व्यक्ति दरवाजा खटखटाते हुए कह रहा होता है, जी बूटी, अगर तुम कर्ज नहीं चुका सकते तो अपनी बेटी को काले बाजार में बेच दो। और फिर जेफी हंसती हुई कहती है, और कर्ज देने वालों ने मेरे डैड को बहुत ही ज्यादा डरा दिया और यहाँ तक कि मुझे उन्हें सांत्वना देनी पड़ी। की बातें सुन रुइंकिंग हैरानी से कहता है, और क्या तुम नहीं डरी? तब जेफी कहती है, तब मैं। और तब जेफी कहती है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है और डैड आप कहाँ हो? और फिर जेफी रुइंकिंग से कहती है, तुम्हारी मिस यानी कि जेफी डरने वालों में से बिल्कुल नहीं है और बेशक मैं तब बिल्कुल भी नहीं डरी। उसकी ये सब बातें सुनते ही रुइंकिंग उसे अपने पास खींच लेता है और मन में कहने लगता है, सच में तुम कितनी अच्छी तरह से झूठ बोल लेती हो। और फिर रुइंकिंग उससे कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जेफी, और ये सब अब खत्म हो गया। फिर जेफी हैरानी से कहती है, तो क्या तुम? और फिर वो मन में कहने लगती है, ऐसा लगता है कि जब से हम दोनों की छुट्टियां शुरू हुई है उसके बाद से रुइंकिंग बहुत ही ज्यादा बदल गया है। फिर तभी रुइंकिंग जेफी को किस करते हुए मन में कहने लगता है, और इसी तरह तुम्हारे दर्दनाक अतीत को मैं कम करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर जेफी आगे बढ़ते हुए कहती है, अब मैं स्विमिंग के लिए जा रही हूँ। तभी रुइंकिंग उसे पकड़ते हुए कहता है, रुक जाओ। और रुइंकिंग जेफी को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुमने सनस्क्रीन लगाई? तब जेफी कहती है, नहीं। रुइंकिंग कहता है, अगर तुमने सनस्क्रीन नहीं लगाई है तो तुम्हारी स्किन जल जाएंगी, तो जाओ सबसे पहले जाकर तुम सनस्क्रीन लगाओ। फिर जेफी जाकर बेड पर लेटती है और तभी रुइंकिंग उसके पास आता है और उसे पास आता देख जेफी उससे कहती है, तुम क्या कर रहे हो? अब रुइंकिंग कहता है, तुम ठीक से सनस्क्रीन नहीं लगा पाऊंगी तो इसलिए मैं सनस्क्रीन लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। फिर रुइंकिंग उसकी बैक पर सनस्क्रीन लगाने लगता है और वहीं जेफी ब्लश करती हुई कहती है, क्या? फिर जेफी उससे कहती है, रुइंकिंग जरूर तुम इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? तब रुइंकिंग उससे कहता है, क्या मुझे ऐसे चांस की जरूरत है? फिर वो उसके टॉप की लेस खोलते हुए कहता है, मैं इसे ईमानदारी से करूंगा, बिल्कुल सही तरीके से। फिर वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं और जेफी कहती है, वाओ, क्या हम समुद्र में जा रहे हैं? वैसे रुइंकिंग, हम करने क्या वाले हैं? हम मछली पकड़ेंगे या स्विमिंग करेंगे? अब रुइंकिंग उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो हम दोनों ही कर सकते हैं। फिर वो मन में कहने लगता है, समुद्र के बीचों बीच में अपनी फीलिंग्स उसको बता सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें एक क्रूज शिप के रूम में दिखाए जाते हैं जहाँ पर जेफी आगे बढ़ती हुई कह रही होती है, ये रूम कितना ज्यादा लग्जरी है, तुम सच में कितने अमीर इंसान हो। अब रुइंकिंग हैरानी से कहता है, क्या लग्जरी? क्या तुमको वो शादी का सीन याद है? वहीं जेफी स्नैक्स खाती हुई कहती है, शादी के दौरान मेरे मन में और कोई फीलिंग्स कैसे आ सकती है? बेशक उस दौरान मैं यही सोच रही थी कि मुझे कोई गलत दूल्हा ना मिल जाए। फिर वो मन में कहने लगती है, यहाँ पर ये सुंदर व्यक्ति मेरे ख्याल से यही दूल्हा होगा। फिर जेफी रुइंकिंग को स्नैक्स खिलाती हुई कहती है, और सबसे पहले मैं तुम्हारे घर जाना चाहती थी और वहाँ जाकर
आकर ये देखना चाहती थी कि तुम कैसे दिखते हो। और फिर मैं गलती से ये सब में शामिल हो गई। जब भी मैं ये सब बातें याद करती हूँ तो मैं सच में बहुत ही ज्यादा तनाव में आ जाती हूँ। फिर तभी रुइंकिंग उसके मुंह से वो स्नैक्स छीन लेता है और कहता है, इफ यू तुम्हें इसमें तनावग्रस्त होने की क्या बात है, क्या तुम्हें दुल्हन बनने पर पछतावा हो रहा है। इस पर जेफ्यू रुइंकिंग को कुछ नहीं कहती और फिर वो रुइंकिंग को बेड पर पुश करती है और उसके ऊपर होते हुए कहती है, भला मैं क्यों पछताऊंगी, और क्या मुझे इससे एक जोड़े के लिए मुफ्त में एक बॉडी यानी कि आदर्श नाव नहीं मिली। अभी कोई आकर गेट नॉक करते हुए कहता है, सर और मैम अब आप गोता लगा सकते हो। जेफ्यू आगे बढ़ती हुई कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ। ये सब बातें सुन रुइंकिंग चौंकती हुई कहता है, क्या एक परफेक्ट कपल। और फिर वो मन में कहने लगता है, क्या शिप कपल शिप। फिर उसे सारी बात समझ में आती है और बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, इफ यू आखिरकार तुम एक नॉवल में नॉर्मल लड़की की तरह बर्ताव क्यों नहीं करती। और फिर वो दोनों हमें बाहर दिखाए जाते हैं जहाँ दोनों ने ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी हुई होती है और जेफ्यू कह रही होती है, सच में आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और जेफ्यू रिंकिंग से कह रही होती है, रिंकिंग मैं ये बात नहीं जानती थी कि तुम डाइविंग इतनी अच्छी तरह से सिखाते हो, और मेरे ख्याल से तुमने अपनी बहुत सारी गर्लफ्रेंड को डाइविंग सिखाई होंगी है ना। तब रिंकिंग कहता है, ये मेरा पहली बार है और वो सभी गर्लफ्रेंड सिर्फ रिपोर्टर्स के लिए हुआ करती थी और उन्हें यहाँ पर लाने की कोई जरूरत नहीं थी और वो सभी अलग थी, और जेफ्यू तुम उन सभी से बहुत ही ज्यादा अलग हो। तब जेफ्यू कहती है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो सभी लड़कियां गोता नहीं लगा सकती थी और मेरे जैसे कुछ पागल लोग होते जो ऐसा कर पाते हैं, तुम यही कहना चाहते हो ना। तब रिंकिंग कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो। और तभी जेफ्यू हैरानी से कहती है, और क्या। फिर रिंकिंग आगे कहता है, हम दोनों एक सादा समुद्र में मछली पकड़ने और गोता लगाने आए और ये मेरा पहली बार है जब मैंने किसी लड़की के साथ इस तरह का वक्त बिताया। और तभी जेफ्यू कहती है, खैर दोपहर में हमने जो मछली पकड़ी थी उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया था और गोता लगाते समय मैंने बहुत ही सारा जीवित भोजन देखा। अफसोस की बात ये है कि मैं उन्हें पकड़ नहीं पाई। उसकी ये सब बातें सुन रिंकिंग हैरानी से कहता है, क्या तुम्हारे दिमाग में सिर्फ खाना ही है। तब जेफ्यू हैरानी से कहती है, तो मेरे मन में क्या होना चाहिए। तब रिंकिंग कहता है, तुम आज खुश तो हो ना। तब जेफ्यू कहती है, हाँ। फिर रिंकिंग आगे कहता है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो तो क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। इस पर जेफ्यू वहाँ शांत खड़ी हुई होती है और वहीं रिंकिंग मन में कहने लगता है, जेफ्यू के नॉर्मल रूटीन के हिसाब से इस वक्त जेफ्यू को मुझसे पूछना चाहिए, क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है। और वहीं जेफ्यू मन में कह रही होती है, मुझे लगता है कि रिंकिंग ये चाहता है कि मैं उससे पूछूं क्या उसे मुझ पर क्रश है, हालांकि मैं बार बार उसे ये कहने से थक चुकी हूँ। फिर वो उससे कहती है, तुम्हारा शुक्रिया रिंकिंग। और फिर वो आगे बढ़ती हुई कहती है, रिंकिंग बहुत ही तेज हवा चल रही है और अब रात भी हो चुकी है, चलो अंदर चलते हैं। और वहीं रिंकिंग शांत खड़ा हुआ होता है और आगे बढ़ते हुए मन में कहता है, मैं उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, चलो रहने भी दो, छुट्टियां भी खत्म नहीं हुई हैं, मुझे और भी मौके मिलेंगे। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में रात का समय दिखाया जाता है जहां समुद्र में बहुत ही तेज तूफान आया हुआ होता है। इससे क्रूज शिप बहुत ही ज्यादा हिल रहा होता है और सारा सामान गिरने लगता है। और वहीं रिंकिंग जेफ्यू के पास जाता है और उससे कहता है, जेफ्यू जेफ्यू जाग जाओ। और फिर जेफ्यू जागती हुई कहती, आखिरकार हो क्या रहा है और ये आवाज, क्या ये हवा की आवाज है। और फिर रिंकिंग उसे कुछ देते हुए कहता है, लहर बहुत ही तेज चल रही है जिससे पूरी शिप हिल रही है, तो सबसे पहले तुम ये लाइफ जैकेट पहन लो, मैं जाकर कप्तान से स्थिति के बारे में पूछता हूँ। तब जेफ्यू कहती है, हाँ ठीक है। और वहीं रिंकिंग तेजी से वहाँ से जाने लगता है। फिर वो केबिन में पहुँचता है और कहता है, कैप्टन क्या सिचुएशन है। अब कैप्टन कहता है, सुनामी सुनामी। तभी अचानक उनकी शिप पर लाइटिंग स्ट्राइक होती है जिससे उनकी शिप का कांच टूट जाता है और शिप में पानी भरने लगता है। और वो कैप्टन पानी से बाहर निकलते हुए कहता है, मिस्टर रिंकिंग आप ठीक तो है ना। और तभी रिंकिंग भी पानी से बाहर निकलता है और आगे बढ़ चलाते हुए कहता है, जेफ्यू अभी तक बेडरूम में है। अभी कैप्टन कहता है, मिस्टर रिंकिंग आप सबसे पहले खुद को संभालिए, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ। और वहीं रिंकिंग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, जेफ्यू जेफ्यू तुम ठीक तो हो ना। फिर तभी वो देखता है कि सारा सामान बाहर आने लगता है और ये देख वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। और फिर वो वहाँ पहुँचता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, बेवकूफ लड़की तुम कहाँ हो, प्लीज जेफ्यू मुझे जवाब दो, तुम कहाँ हो। और तभी कैप्टन रिंकिंग के पास आता है और उससे कहता है, मिस्टर रिंकिंग ये क्रूज शिप धीरे धीरे डूब रहा है तो हमें जल्द से जल्द एस्केप डोर तक पहुँचना होगा। तभी रिंकिंग अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, नहीं मेरी वाइफ डूब रही है तो मैं उसके बिना यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। और तभी कैप्टन
कैप्टन रुइंकिंग को पकड़ लेता है और उसे खींचकर वहाँ से ले जाते हुए कहता है, मिस्टर रुइंकिंग शांत हो जाइए और मैंने बचाव दल को मैसेज भेज दिया है और अगर हम यहाँ ज्यादा देर रहेंगे तो हम मर जाएंगे। वही रुइंकिंग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मुझे जाने दो, मुझे अपनी वाइफ को ढूंढना है। फिर कैप्टन कहता है, बहुत ही तेज लहर आई थी जिससे हम बहुत ही ज्यादा दूर फेंक आए, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ हमसे बहुत ही दूर चली गई हो और वैसे भी आपकी वाइफ ने लाइफ जैकेट पहना था तो इससे आपकी वाइफ की जिंदा रहने की चांस ज्यादा है, लेकिन हम अभी भी ये बात नहीं जानते कि वो इस वक्त कहाँ है और इसीलिए हमें सबसे पहले खोजी दल को ढूंढना होगा ताकि हम उनके साथ आपकी वाइफ को ढूंढ सके। और फिर वो दोनों ही बचकर ऊपर आ जाते हैं और रुइंकिंग कह रहा होता है, जेफ्यू तुम कहाँ हो? और फिर रुइंकिंग रेस्क्यू मेंबर के पास जाता है और उससे कहता है, क्या आपको ऐसी कोई लड़की मिली जिसकी उम्र 25 साल है? तब वो व्यक्ति कहता है, प्लीज सर आप सबसे पहले शांत हो जाइए और आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेशन टीम को रिपोर्ट करनी चाहिए। तब रुइंकिंग हैरानी से कहता है, क्या रिपोर्ट? और फिर वो मन में कहने लगता है, यहाँ पर उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है और वो चाहते हैं कि मैं अभी भी शांत रहूं। ये रेस्क्यू टीम बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है, अगर मैं उनके भरोसे रहा तो मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जेफ्यू को ढूंढ पाऊंगा। वहीं वो रेस्क्यू मेंबर कह रहा होता है, प्लीज सर उस तरफ चेक करिए। तभी रुइंकिंग के फोन पर एक कॉल आने लगता है। गाइस ये रुइंकिंग का खुद का फोन नहीं है बल्कि मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे व्यक्ति ने रुइंकिंग को अपना फोन दिया है। और फिर रुइंकिंग वो कॉल उठाता है और कहता है, कामिंग ये मैं बोल रहा हूँ, तुम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को भेजो, वो भी जल्दी। अभी रुइंकिंग की नजर एक लेडी पे पड़ती है जो कि रेस्क्यू मेंबर से कह रही होती है, प्लीज 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 जाकर मेरी बेटी को फिर से खोजिए, वो सिर्फ 12 साल की है और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं खो सकती। और वहीं रुइंकिंग उसकी ये बातें सुन हैरानी से कहता है, क्या खोना? और फिर वो मन में कहने लगता है, अगर मैं जेफ्यू को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाया तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं उसे खो दूंगा? और रुइंकिंग खुद को थप्पड़ मारते हुए मन में कह रहा होता है, ये ट्रिप का प्लान मैंने इसलिए बनाया था ताकि मैं अपने प्यार का उसे इजहार कर सकूं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने जेफ्यू को खो दिया। नहीं, मुझे इतना ज्यादा स्वार्थी नहीं होना चाहिए था, ये सब मेरी ही गलती है, ना ही मैं उसे ट्रिप पर लाता और ना ही ये सब होता। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ क्यामिंग रुइंकिंग से कह रहा होता है, ऑसविला के शेफ ने सैंडविच बनाए हैं, आपको इन्हें खा लेना चाहिए। तब रुइंकिंग उससे कहता है, नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। और क्या तुमने वो बचाव दल को भेजा जिसे मैंने तुमको भेजने के लिए कहा था? तब क्यामिंग कहता है, आपके फोन काटने के तुरंत बाद ही पास की एक्सपर्ट बचाव दल की टीम को मैंने संपर्क किया और आपके बताए गए हुए उस एरिया में बचाव दल ने खोज शुरू कर दी है। और अब मास्टर रुइंकिंग आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, मैंने जिस बचाव दल को भेजा है वो एक्सपर्ट है और उनके पास स्पीड बोट के अलावा हेलीकॉप्टर्स भी है, तो निश्चित रूप से वो मिस को ढूंढ निकालेंगे। तो फिर चलो मुझे उस रेस्क्यू टीम को ज्वाइन करना है। अब क्यामिंग कहता है, लेकिन सर अगर आप। तभी रुइंकिंग उसकी बात करते हुए कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं यहीं बैठकर इंतजार करूं और कुछ ना करूं? फिर क्यामिंग कहता है, ठीक है सर मैं समझ गया। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में एक आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर जेफ्यू कैरी होती है, ये सब ऐसा कैसे हो गया? और फिर हमें पास्ट का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जेफ्यू अपने रूम से बाहर निकलते हुए कह रही होती है, मेरी अंगूठी मेरे पास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं गोता लगा रही थी तब मैंने लिविंग रूम में ही अपनी अंगूठी रख दी थी। तभी अचानक लहर आई और मैं केबिन से बाहर फेंका गई और जब तक मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही लहर ने मुझे बहुत ही दूर फेंक दिया था और तब मुझे दूर दूर तक कोई भी बोट नहीं दिख रही थी। और रुइंकिंग वो ठीक तो होगा ना? नहीं, मैं यहाँ पर इस तरह बैठकर रो नहीं सकती, मुझे सबसे पहले अपने शरीर में जो पानी की कमी है उसको पूरा करना होगा। और इसी के साथ साथ ये समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड है जो कि सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी खाना नहीं है, मुझे कुछ बंदोबस्त करना होगा। और तभी जेफी की नजर किसी पे पड़ती है और हैरानी से मन में कहती है, वो तो एक इंसान है। और फिर जेफी उसके पास जाती है और उसके गालों को थपथपाती हुई कहती है, जाग जाओ बच्ची। और फिर वो बच्ची जागती है और जोर जोर से जेफी को गले लगाती हुए रोने लगती है और कहती है, मॉम मेरी मॉम कहाँ है? फिर जेफी कहती है, अच्छी बात है कि तुम जाग गई।
बच्ची रोना बंद करो और शांत हो जाओ, तुमको अपनी एनर्जी बचा कर रखनी होगी ताकि तुम अपनी मॉम को दोबारा देख पाओ। वहीं वो लड़की रोती हुई कहती है क्या क्या मैं फिर से अपनी मॉम को देख पाऊंगी? तब जेफी उससे कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पति यहाँ पर आएंगे और हम दोनों को बचा लेंगे। और जेफी उस लड़की से कह रही होती है जी क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? मैं क्योंकि ये बात नहीं जानती कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। वो लड़की उससे कहती है मेरा नाम आयरीन है। और वहीं दूसरी तरफ आयरीन की मॉम कह रही होती है क्या आपने 12 साल की लड़की को देखा जिसका नाम आयरीन है? तब वो रेस्क्यू मेंबर उनसे कहता है माफ करिएगा मैम, लेकिन हमें कोई भी नहीं मिला। और वहीं रुइंकिंग आसमान की ओर देखते हुए मन में कह रहा होता है लगभग यहाँ पर एक दिन और एक रात हो चुकी है। जितना अधिक समय गुजरेगा उसकी जिंदा रहने की संभावना उतनी ही अधिक होंगी। और फिर रुइंकिंग दोबारा हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए कहता है मैं फिर से उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मिंग उससे कहता है बॉस आपने पूरे दिन भर में कुछ भी नहीं खाया, इस तरह तो आपकी बॉडी पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा और आपकी बॉडी पर जो भी घाव है उस पर नमक वाला पानी लग चुका है जिससे वो घाव का एरिया पूरी तरह से सूज गया है। अगर हमने इन घावों का जल्द से जल्द इलाज नहीं कराया तो ये इन्फेक्टेड हो सकता है। तब रुइंकिंग उससे कहता है तो फिर तुम ही बताओ कि मैं और क्या कर सकता हूँ, तुम बताओ मुझे कि मैं क्या करूँ कि वो वापस आ जाए। और तभी हेलीकॉप्टर के रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कैप्टन बोट नंबर 1 के व्यक्ति ने कहा है कि उन्होंने 2 लोगों को बचाया है। उन दोनों में से एक एशियाई है, लेकिन वो मिस्टर रुइंकिंग की पत्नी की डिटेल से मैच नहीं खाती। ये सुन रुइंकिंग दोबारा उदास हो जाता है। फिर रेडियो पर आगे वो व्यक्ति कहता है और उन्होंने कहा कि उसका नाम जेफ्यू है। ये सुन रुइंकिंग चिल्लाते हुए कहता है जेफ्यू मेरी पत्नी है। और फिर सीन सिर्फ तो तरह में जेफ्यू दिखाई जाती है जो कि नर्स से कह रही होती है क्या उन लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम रुइंकिंग है, वो मेरा पति है और क्या वो ठीक है? अब नर्स हिलाती हुई कहती है मैं इस बारे में यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन बोट पर रेस्क्यू टीम है, आप जाकर उनसे इस बारे में पूछ सकती हो। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है। और फिर जेफ्यू एक रेस्क्यू मेंबर के पास जाती है और उससे कहती है क्या आपने किसी रुइंकिंग नाम के व्यक्ति को देखा है? और जेफ्यू ये सब बातें उस रेस्क्यू मेंबर से कह ही रही होती है तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है जेफ्यू। और ये सुनते ही जेफ्यू पीछे घूमती है और खुश होती हुई कहती है रुइंकिंग तुम। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। और वहीं रुइंकिंग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है जेफ्यू क्या मैंने तुमको अपने रूम में रुकने के लिए नहीं कहा था, आखिरकार तुम रूम से बाहर क्यों आई? तब जेफ्यू उससे कहती है वो मैं अपनी शादी की अंगूठी ढूंढने बाहर निकली थी। और फिर जेफ्यू रुइंकिंग के चेहरे को छूते हुए कहती है रुइंकिंग तुम घायल हो और क्या ये घाव दर्द हो रहे हैं? अब रुइंकिंग उसे गले लगाते हुए कहता है हाँ दर्द हो रहा है, ये मूवमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। और ये सब कहते हुए रुइंकिंग रोने लगता है और उसे इस तरह देख जेफ्यू मन में कहने लगती है रुइंकिंग वो रो रहा है। और जेफ्यू रुइंकिंग से कह रही होती है सब ठीक है रुइंकिंग। और फिर वो मन में कहने लगती है रुइंकिंग जो कि आत्मसम्मान की बहुत ही ज्यादा परवाह करता है वो मेरे सामने रो रहा है। मुझे ये याद है कि मैंने ये शब्द किताब में देखा था कि हर कोई अजनबियों के सामने हमेशा छुपने की पूरी कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि अपनी दुख भरी बातें उनसे छुपा सके। फिर अजनबी पर्सन उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? तब जेफ्यू हंसती हुई उससे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो सिर्फ अपने करीबियों के सामने ही अपना असली रूप दिखाते हैं। और फिर जेफ्यू रुइंकिंग के आंसू पोंछते हुए कहती है सब कुछ ठीक है रुइंकिंग? वो कहता है हाँ। और वहीं जेफ्यू मन में कहने लगती है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं उसके सबसे ज्यादा करीब हूँ? रुइंकिंग उससे कहता है चलो जेफ्यू घर चलते हैं। तब जेफ्यू कहती है हाँ चलो। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें डिनर टेबल पर दिखाए जाते हैं जहाँ दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ होता है। और जेफ्यू हैरानी से कहती है रुइंकिंग हम इस तरह खाना कैसे खा पाएंगे? फिर रुइंकिंग कहता है नहीं यान बस ऐसे ही रहो ये बेहतर है। और देखो मैं अपने बाएं हाथ से भी खाना खा सकता हूँ। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है। और फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों सोफे पर बैठे हुए होते हैं। और तभी जेफ्यू खड़ी होती हुई कहती है अब मैं शावर लेने जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी बॉडी पर काई उग चुकी है। रुइंकिंग अब तुम मेरा हाथ छोड़ो। तब रुइंकिंग उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है हाँ ठीक है। और फिर जेफ्यू शावर लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। और वहीं रुइंकिंग अपने हाथ को
को देखते हुए मन में कहने लगता है वो बात मैं उसे कहने से और नहीं रुक सकता। और फिर हमें जेफ्यू दिखाई जाती है जो कि शावर ले रही होती है और तभी वहाँ पर रुइंकिंग आ जाता है और उसे वहाँ पर आता देख जेफ्यू ब्लश कर उससे कहने लगती है रुइंकिंग तुम भी शावर लेना चाहते हो और क्या रुइंकिंग तुम्हें अपने कपड़े चेंज करने के लिए मेरी मदद की जरूरत है। और तभी रुइंकिंग उसे किस करने लगता है और उससे कहता है जेफ्यू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं तुमको पसंद करता हूँ। उसकी ये बातें सुन जेफ्यू उससे कहती है तो क्या आज वो दिन है जब तुम ये कबूल कर रहे हो। फिर रुइंकिंग हिचकिचाते हुए कहता है लेकिन ये जरूरी है। और जेफ्यू क्या तुम मुझसे ये वादा करती हो कि तुम्हारे दिल में और कोई नहीं आएगा। ये सुन जेफ्यू थोड़ा हैरान होती है और पुरानी बातें याद कर मन में कहने लगती है ये बहुत ही अच्छी तरह से खेल खेलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे अभी भी ये बात याद है शायद तभी वो। और फिर वो हंसती हुई उससे कहती है तो फिर रुइंकिंग तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। अभी रुइंकिंग उसे किस करते हुए कहता है हाँ ठीक है। और फिर जेफ्यू ब्लश कर उससे कहने लगती है लेकिन रुइंकिंग तुम जिस जगह कबूल कर रहे हो ये थोड़ा सही नहीं है। ये सुन रुइंकिंग थोड़ा हैरान होता है और फिर आगे वो उससे कहता है जेफ्यू तुम्हारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मैंने पहले नहीं देखा। फिर वो उसके क्लोज होती हुई कहता है तुम इसके बदले ये क्यों नहीं कहती कि ये जगह बिल्कुल सही है। और उसे खुद के करीब आता देख जेफ्यू चौंकती हुई कहती है रुको और रुइंकिंग शुरू हो जाता है। और फिर सीन सिर्फ टूटर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जेफ्यू बीच के किनारे बैठी हुई होती है और कह रही होती है अब वो रुइंकिंग नहीं था पहले तो रुइंकिंग शावर में और फिर हम दोनों बिस्तर पे और फिर हम दोनों थक कर सो गए। और फिर तभी जेफ्यू की अंतरात्मा बाहर आती है और उससे कहती है ये सब तो पहले ही हो चुका है और तुम इस तरह का सपना देखती हो। ये सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है क्या सपना। और फिर वो कहती है वो जो कुछ भी पहले हुआ वो सिर्फ एक सपना था और मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और मैं एक परी हूँ और मैं तुमको ह्यूमन वर्ल्ड देखने की परमिशन देती हूँ। फिर जेफ्यू कहती है तो क्या मैं पहले ही मर चुकी हूँ। और फिर जेफ्यू पहली तीली जलाती है और चलाते हुए कहती है डैड। फिर वो परी कहती है तुम्हारे चले जाने पर तुम्हारे डैड का कर्ज कोई नहीं चुकाएगा। तब जेफ्यू उससे कहती है तो फिर डैड फ्यूचर में कैसे जिंदा रहेंगे। फिर जेफ्यू दूसरी तीली जलाती है और वो खाना देखने लगती है। वो परी कहती है इतनी कीमती समय में भी तुमको सिर्फ खाना ही देखना है। तब जेफ्यू उससे कहती है वो इसलिए क्योंकि मैं फ्यूचर में खाना नहीं खा पाऊंगी। और फिर वो तीसरी तीली को देखती हुई कहती है तो क्या मैं सचमुच मर गई। और फिर वो तीसरी तीली जलाती है और हैरानी से कहती है रुइंकिंग और असली लियान की शादी हो रही है। और फिर वो जोर जोर से रोती हुई कहने लगती है झूठ झूठ वो झूठ बोल रहा था मैं अभी भी यहाँ पर हूँ तो वो किसी और से शादी कैसे कर सकता है। तब वो परी कहती है वो ये सबके लायक नहीं है। और फिर वो परी जेफ्यू को सुई चुभाती हुई कहती है तुम्हें सच्चा प्यार नहीं मिल सकता तो तुम बुलबुला बन जाओ और इस समुंदर की कहानी का हिस्सा बन जाओ। और फिर हमें पता चलता है कि जेफ्यू ये सब सपना देख रही होती है और नींद में रोती हुई कहती है झूठा वो एक बहुत ही बड़ा झूठा है। फिर रुइंकिंग उससे कहता है जेफ्यू क्या हुआ। और फिर जेफ्यू जग जाती है और रुइंकिंग उससे कहता है जेफ्यू क्या हुआ तुम क्यों रो रही हो। तब जेफ्यू उससे कहती है मैंने एक सपना देखा। और फिर वो उससे चिल्लाती हुई कहती है रुइंकिंग अगर मैं वापस नहीं आऊंगी तो क्या तुम किसी और से शादी कर लोगे। और फिर वो मन में कहने लगती है मैंने सपना देखा और फिर मैं उसके बाद गूंगी हो गई। ऐसे तो मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती कि जो सपने में दिखता है वो सच होता है तो फिर मैं उससे ये बात क्यों पूछ रही हूँ। तब रुइंकिंग उससे कहता है नहीं का ये जवाब सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है भले ही मैं उसकी ये वादे पर भरोसा नहीं करती लेकिन फिर भी इस समय। और फिर वो आगे बड़ों से किस करते हुए मन में कहती है इस समय मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और फिर सीन सिर्फ ट्विटर में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर सुबह हो चुकी होती है और रुइंकिंग पीछे से आकर जेफ्यू को गले लगाते हुए उससे कहता है आखिरकार तुम बाहर क्या देख रही हो। और तभी जेफ्यू उसे किस करने लगती है और फिर रुइंकिंग आगे कहता है गुड मॉर्निंग जेफ्यू। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 75 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।